हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आखिरी रक्षक सीरीज के लास्ट कॉमिक्स ब्रह्मांड संहिता के दूसरे भाग के साथ दिव्य परिषद स्थल, जो कि वे दिव्य परिषद की सुरक्षा को तैनात हैं। यकीन नहीं होता, सिर्फ एक असुर ने ब्रह्मांड के प्रत्येक आकाशगंगा में कोहराम मचा दिया। कोई साधारण असुर नहीं, असुरों का सम्राट विकृत। अगर तूने वंडरमैन परमाणु के शरीर पर कब्जा नहीं कर रखा होता तो पल भर में तुझे अपनी कास्टिक चेन्स में जकड़कर दिव्य परिषद के कदमों में डाल देता कास्टर। अच्छी बात है कि तुम लोगों को यह पता है कि तुम लोग अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग कर लो, उसका असर मुझ पर नहीं, परमाणु के ही इस शरीर पर होगा। यानी हम बेकार की बकवास करना छोड़कर सीधे मारकाट पर उतर सकते हैं। यह पाषाण युग के असुर प्रजाति का लीडर सबसे ज्यादा घातक है। इन पाषाण युगीन असुरों के साइज और इनकी ताकत हमारी सेनाओं पर सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। अडीक की तरह ही इनके शरीर इतने कठोर हैं कि अग्नियांशियों के ज्वालावार और देव सेना के हथियारों का इन पर कोई खास प्रभाव नहीं हो रहा है, जबकि इनके जबरदस्त वार एक ही बार में हमारे सैकड़ों योद्धाओं को चित्त कर रहे हैं। परियावा, क्या तुम इन पाषाणयुगीन असुरों के लीडर की संरचना बदल सकती हो? मैं समझी नहीं ध्रुव। ये अपने इवोल्यूशन के आरंभिक चरण में है। जैसे कभी मानव थे, समय के साथ मानव सौम्य होते चले गए, इनकी संरचना में बदलाव आया, उनकी शक्तियां कम हो गई, कद और त्वचा की कठोरता भी कम हो गई। अगर तुम इनके इवोल्यूशन साइकिल को गति देकर इस स्टेज तक पहुंचा दो जिस पर आज मानव पहुंच चुके हैं, तो यह अपना असीम बल और कठोरता खो देंगे। कोशिश करती हूँ ध्रुव, लेकिन यह है तो असुर ही। चाहे कितना भी इनका इवोल्यूशन साइकिल घुमा लो, यह मानव नहीं बनेगा। जानता हूँ असुर कभी मानव बन नहीं सकते। बस यह अचानक आए बदलाव से चौंक जाएगा और इसका फायदा उठाकर अडिग इस पर वार कर पाएगा, क्योंकि यह पहले जैसा अभेद्य और कठोर नहीं रह गया है और इस पर अडिग के वार का असर भी दोगुना होगा। तुम्हारा आइडिया काम कर गया ध्रुव। असुर लीडर धराशायी हो गया है। लीडर के गिरते ही सेना नेतृत्वहीन हो जाएगी और हमारी सेनाएं पाषाण असुरों पर हावी हो जाएंगी। अगर तुम दोनों में देव शक्तियां नहीं होती तो महाअसुर असुरेश के वारों का सामना तुम कदापि नहीं कर पाते। पृथ्वीवासियों, शक्ति होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता सुरेश, फर्क पड़ता है तो इस शक्ति के प्रयोग से। तुम असुर जातियां अपनी शक्ति इस विपदा में ब्रह्मांड को बचाने और विकृत के विरुद्ध लगाते तो तुम पर सदियों से लगा लांछन मिट जाता। इन असुरों को समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है नागराज। इन्हें सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, हिंसा की। चिंता मत कर असुरेश, भेड़िया तुझे इतनी हिंसा देगा कि तुझसे समेटे नहीं सिमटेगी। चिंता करने की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है। भेड़िया मानव अपने शरीर के किसी भी अंग से एक नए असुर का निर्माण कर सकता है। असुरेश, यह देख, ना सिर्फ मेरे हाथ पैर वापस उगाए हैं, बल्कि तूने जो मेरे हाथ पैर तोड़े थे उनसे 4 नए असुरों का निर्माण हो गया है। अब दिखाओ जितना हिंसा दिखाना चाहते हो। नागराज, अपने नागफनी शब्द का प्रयोग करके इनमें से किसी असुर का अंग भंग कर दो। यह क्या कह रहे हो ध्रुव? अगर इनका अंग भंग किया तो और असुर उत्पन्न हो जाएंगे। वही तो देखना है। ठीक है ध्रुव, इसके हाथ से नया असुर उत्पन्न नहीं हो रहा। यानी सिर्फ असुरेश ही अपने अंग से नए असुर उत्पन्न कर सकता है। यह तो तुमने फायदे की बात बताई ध्रुव। अब मैं असुरेश से नहीं, इन असुरों के चीथड़े उड़ाऊंगा। इससे कुछ नहीं होगा मूर्खों। जब मैंने कहा कि मैं अपने किसी भी अंग से असुर उत्पन्न कर सकता हूं, तो मेरा मतलब था कि मैं अपने एक केस से भी असुर उत्पत्ति कर सकता हूं। मारो, कितने असुर मारोगे, हर केस से असुर निकलेंगे। सिर्फ असुरेश के शरीर से ही असुर उत्पत्ति होने का एक ही मतलब हो सकता है। इसके शरीर में कोई उत्पत्ति स्रोत है। जैसे रावण के शरीर में अमृत था, ठीक वैसे ही मैं इसकी शारीरिक संरचना का पर्यावलोकन करती हूँ ध्रुव। पर्यावा के पर्यावलोकन शक्ति, जिसके जरिए ब्रह्मांड के किसी भी जीवित अथवा निर्जीव तत्व की संरचना का वह पूरा ब्यौरा जान सकती है। पता चल गया ध्रुव, असुरेश की नाभि में अमृत स्रोत है। यह अमृत उसे अजर अमर तो नहीं बनाता, पर उसे नए असुरों की उत्पत्ति की शक्ति देता है। सामरी, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। अपनी ज्वाला शक्ति से इसकी नाभि के अमृत सुखा दो। अभी लो ध्रुव। यह लड़का तो बहुत खतरनाक है। मेरा अमृत सुखाने की युक्ति निकाल ली इसने, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम लोग युद्ध जीत जाओगे। अभी भी मेरी सेना इतनी विशाल है कि तुम लोग इसका सामना नहीं कर सकते। ये पौराणिक असुर हैं ध्रुव, असुरों में सबसे उच्च कोटि के। इनके कप्तान के बिना भी यह संगठित रहकर हम पर वार कर रहे हैं। स्वर्णपाश और ऊर्जावार इन असुरों पर कारगर तो है, पर इनकी विशाल संख्या हमारे लिए खासी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। असुरों का तो कार्य ही है देवों के लिए मुश्किल उत्पन्न करना, और देवों का धर्म ही असुरों का वध कर ब्रह्मांड की मुश्किलों को आसान करना।
देव धर्म से पीछे कैसे हट सकते हैं हम देव योद्धा? आक्रमण करो साथियों। देवायु के साथ ब्रह्मांड की विभिन्न आकाश गंगाओं में बसी देव जातियों के युद्ध में शामिल होने से मुकाबला बराबरी का हो गया था। अब देव सेना और असुर सेना संख्या और बल दोनों में एक समान थी। असुरों के पास अगर कुछ नहीं था तो ब्रह्मांड रक्षकों का नेतृत्व और उनका जुनून। पृथ्वी पर भी बाजी पलट चुकी थी। प्राका और उसके उड़ाकादल पृथ्वीवासियों को सुरक्षित उनके निवास स्थानों तक पहुंचा चुके थे। कारा के साथ जैकब और एंथोनी वापस साठी पहुंच चुके थे। कोलाइडर मशीन, हमें इसे लेकर फौरन परमाणु तक पहुंचना होगा, पर उससे पहले मैं इसके मैकेनिज्म में कुछ बदलाव करना यह मोबाइल और घड़ियां, ये सभी वापस चलायमान कैसे हो गए? आश्चर्य की बात है ना कारा, तुम्हें मालूम था कि ट्रांसफ्यूजन के बाद पृथ्वी पर सभी यांत्रिक और ऊर्जा प्रणाली बाधित हो गई थी, जो कि अब दोबारा ठीक हो चुकी हैं। तुम अंतरिक्ष, कुछ समय पहले ही हमने ऐसी एनर्जी वेपन्स वाले मैक्ट्रियम्स का मुकाबला किया है, पर इनके हथियारों की एनर्जी उससे काफी अलग है। क्योंकि यह एनर्जी असुरों की तामसिक ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसे हम टेक्नासुरों ने समय के साथ विभिन्न असुरास्त्रों के रूप में डेवलप कर लिया है। देवों के दिव्यास्त्र हमारे इन असुरी ऊर्जा से भरे हुए और हाईली एडवांस्ड मशीनरी का सामना नहीं कर सकते। फिर भला तुम तुच्छ पृथ्वीवासी क्या करोगे? अपने रॉकेट बूस्टर से मुझे इन टेक्नासुरों की ओर टारगेट करो। स्टील हथियारों पर बहुत गुमान है इसे, पर यह नहीं जानता कि डोगा के हाथ ही उसके सबसे बड़े हथियार हैं। जब यह चलते हैं तो कोई भी ब्रह्मास्त्र काम नहीं आता। तुझे लगता है कि टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण हम टेक्नासुरों का बाहुबल कम हो गया है? मेरी असुरेंद्रियां बता रही हैं कि तू एक मामूली मानव है, जिसने यह अजीबो गरीब रूप धारण किया हुआ है। भला असुर शक्ति के सामने तेरा साधारण मानव बल कहाँ टिकेगा? ताकत का असर शारीरिक बल से नहीं होता असुर, बल्कि इच्छा शक्ति से होता है, जुनून से होता है, कभी हार ना मानने की जिद से होता है, और मुझसे बड़ा जिद्दी कोई नहीं है। अपने सेनाधिपति को खतरे में देखकर टेक्नासुरों ने डोगा पर हमला की चेष्टा की, एक नाकाम चेष्टा। सही कहा था डोगा ने, जिद अगर सच्ची हो तो अक्सर ताकत पर भारी पड़ती है। बड़ा आया था असुरों का नेता बनने, जानता नहीं है कि डोगा लस्सी की तरफ फेंक देता है। पीले बेटा असुर, पारो हाथ से निकल जाने के गम में देवदास ने जमकर रम पी थी, तो पृथ्वी हाथ से निकल जाने के गम में यह रसायन पी। भविष्यासुर प्रजाति यानी सुदूर भविष्य के असुरों के प्रजाति के लीडर को इसने रसायन से गला डाला। मैं इसलिए पीने पिलाने के सख्त खिलाफ हूँ। सभी असुर प्रजातियों के सेनाधिपति परास्त किए जा चुके हैं ध्रुव। असुरों की सेना तितर बितर हो रही है। यही सही मौका है धनंजय, तुम और सामरी अपनी अपनी देव सेनाओं के साथ इन असुरों को बंधक बनाओ। हम सभी ब्रह्मांड रक्षक इस सारे फसाद की जड़ विकृत को रोकते हैं। दिव्य बुद्धों, मैं जानता हूँ कि ब्रह्मकड़ शक्ति ऊर्जा छिन जाने से तुम इतने जर्जर हो चुके हो कि मेरी एक फूंक से भी उड़ जाओ। इसलिए तुमने अपनी पहरेदारी के लिए ये खलीफा तैनात किए हैं। क्या सोचा कि विकृत से खुद को बचा लोगे? तुम गलती कर रहे हो विकृत। ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी ब्रह्मकड़ ऊर्जा की शक्तियों को संभाल नहीं सकता। मैं इसे संभालना नहीं चाहता बुड्ढों, मैं सिर्फ इससे विनाश मचाना चाहता हूँ। उससे पहले ब्रह्मांड रक्षक तेरा विनाश कर देंगे। हा 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 हा। और तुम लोग यह कैसे करोगे? इस परमाणु के शरीर को खत्म करके? शौक से करो, पर विकृत को तुम लोग कभी खत्म नहीं कर सकते। यह ठीक कह रहे हैं नागराज, हमें परमाणु को खत्म करना होगा। व्हाट? परमाणु के शरीर पर यह कब्जा कर पाया है तो सिर्फ एक ही वजह से, ब्रह्मकड़ ऊर्जा। अगर यह शरीर नष्ट हो गया तो विकृत सिर्फ एक भटकती आत्मा बनकर रह जाएगा। तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग अपने इस साथी को जान से नहीं मारोगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर परमाणु अभी हमें सुन सकता होता तो ब्रह्मांड को बचाने और तुम्हें खत्म करने के लिए वह खुद अपनी जान दे देता। वैसे भी हम लोग परमाणु का शरीर नष्ट नहीं करेंगे। उस काम के लिए मैंने मानसिक संपर्क साधकर एक अति विशिष्ट व्यक्ति को बुला लिया है, निंजा देव किर्गी। जब तुमने मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित किया उस समय मैं अनंत अंतरिक्ष में अचेत विचर रहा था। कॉस्मिक इम्बैलेंस और ट्रांसफ्यूजन ने मुझे मेरे मठ से उठाकर सीधे एक मेट्रॉइड सावर के बीचों बीच फेंक दिया था। सैकड़ों जलती चट्टानों के एकाएक हमले के लिए मैं तैयार नहीं था। इस अकस्मात हमले से मैं अचेत हो गया और न जाने कितनी ही देर तक ऐसे अचेतावस्था में अंतरिक्ष में तैरता रहा। फिर मेरे अचेत मस्तिष्क को तुम्हारे मानसिक संपर्क ने जगाया। किर्गी देव, कहाँ हैं आप? मानव जाति को आपकी सहायता चाहिए। कहाँ हूं मैं? यह तो ध्रुव की आवाज है। तुम्हारे निर्देशानुसार मैंने अपनी संपूर्ण यौगिक शक्ति एकाग्र कर ली है। मैं पहले समझ नहीं पाया था कि तुम मुझसे ऐसा करने को क्यों कह रहे हो, पर अब मैं समझ चुका हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया।
इस असुर से सिर्फ निंजा देव किर्गी का यौगिक रूप ही निपट सकता है। यह जंग इतना आसान नहीं है निंजा देव। मैं जानता था कि परमाणु के शरीर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके विकृत पर ब्रह्मांड रक्षकों की कोई भी शक्ति काम नहीं आएगी। इसलिए आपके यौगिक रूप का परमाणु के शरीर पर कब्जा किए हुए विकृत को उलझाए रखना तब तक जरूरी है जब तक मैं परमाणु के ही शरीर में कैद परमाणु से संपर्क नहीं साध लेता। परमाणु, परमाणु, मेरी आवाज सुनो परमाणु, होश में आओ। प्लेनेट अर्थ, सेम टाइम। खेल खत्म, अब गाना गाना शुरू करो। तुम तीनों को लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? गलत गाना। हमें सिर्फ राग कन्फेशन सुनने में इंटरेस्ट है। राग धमकी हम लोग तुमसे बेहतर जानते हैं। तूने तो मेरी बात को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया प्रेत। तुम सिर्फ एक ऊर्जा रूप हो, एक अशरीर ऊर्जा रूप जिसकी शक्ति का स्रोत शरीर ना होने से सीमित है और कारा इस ब्रह्मांड की किसी भी ऊर्जा के साथ खेल सकती है। तुम अपने काम पर लगो प्रोबोट, इस ब्रह्मांडीय चुड़ैल को मैं संभाल लूंगा। मैं काम शुरू कर चुका हूं एंथोनी। इस कोलाइडर मशीन का कंपाउंड स्कैन करने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि इसमें एलियन पार्ट्स का प्रयोग किया गया है। इसके मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जटिल है। इसमें काफी वक्त जाया हो सकता है और वक्त ही हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सही कहा मुर्दे, समय तुम्हारे पास वाकई नहीं है। तुम बात के शाब्दिक अर्थ पर चली जाती हो, मैं शब्दों के भावार्थ पर अधिक जोर देता हूँ। क्या करूँ, संगीतकार हूं ना, मुर्दा ही सही। जब मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है तो इसका मतलब था कि तुम्हारी नौटंकी देखने का मेरे पास समय नहीं है। अब चीखने के अलावा तुम्हारा मुंह कुछ और बोलने के लिए तभी खुलेगा जब वह सच बोलने के लिए खुले। हफ, तू कारा की शक्तियों से परिचित नहीं है मुर्दे, वरना तू ऐसा नहीं कहता। इस ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु की आणविक संरचना बदल सकती हूँ मैं। बेशक तू ऐसा कर सकती है कारा, लेकिन मेरी और एंथोनी की ऊर्जा शक्ति इस ब्रह्मांड की नहीं बल्कि अलौकिक है, और अलौकिक शक्तियों पर तेरी शक्तियों का कोई प्रभाव अधिक देर तक नहीं ठहरेगा। मुर्दों और प्रेतों को या तो शैतान जिंदा कर सकता है या भगवान। उन रक्त पिपासुओं को जिन्हें शैतान ने जिंदा किया था उनका हाल तो तुम देख ही चुकी हो। अब देखो कि भगवान की जिंदा की हुई या प्रेत और मुर्दे की जोड़ी तुम्हारी क्या हाल करती है। किर्गी के यौगिक रूप और परमाणु के विशाल आणविक रूप में घमासान युद्ध मचा हुआ था जो पूरे ब्रह्मांड को थर्राए दे रहा था। विकृत की शक्तियां बढ़ने से दिव्य परिषद पूरी तरह शक्ति विहीन हो गई है और किसी तरह की मानसिक समाधि में चली गई है। किर्गी का यौगिक रूप परमाणु के इस महाकाय रूप को रोक तो सकता था, पर इससे विकृत वाली समस्या नहीं सुलझेगी। विकृत को भुलावा देने के लिए हम लोगों ने यह तो स्थापित कर दिया कि हम परमाणु को खत्म करने को तैयार हैं, पर वास्तव में यह हमारा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। परमाणु, परमाणु, मेरी आवाज सुनो। ध्रुव अपनी इच्छा शक्ति का एक एक कतरा झोंक रहा था परमाणु को जागृत करने में। इस ब्रह्मांड की आखिरी उम्मीद तुम ही हो परमाणु, खुद को संभालो, जागो परमाणु, जागो। इसका एहसास विकृत को भी था कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक सुपर कमांडो ध्रुव ही था जो उसे हराने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा, और वह मौका विकृत ध्रुव को नहीं देना चाहता था। यह लड़का तो असुरों से भी अधिक धूर्त है। मुझे इस योगी के यौगिक रूप से द्वंद्व में उलझाकर परमाणु को मूर्छित हो चुके मानस रूप को जागृत करने का कोशिश कर रहा है। मुझे परमाणु के शारीरिक ऊर्जा और बहुगुणित वैज्ञानिक शक्तियां परमाणु के मानस रूप को जागृत होने से रोकने में झोंकनी होंगी। परमाणु की संपूर्ण बहुगुणित शक्ति झोंक दी विकृत ने। लेकिन विकृत यह नहीं जानता था कि जहां शैतान की सोच की परिधि खत्म होती है वहां से सुपर कमांडो ध्रुव का दिमाग काम करना शुरू करता है। आखिरकार विकृत मेरी चाल में फंस गया। साथियों, इसकी परमाणु शक्तियों को एंगेज करो। ध्रुव अपनी अगली चाल चल रहा था। विकृत के परमाणु शक्तियों का एक ओर से विशेष ब्रह्मांड रक्षक वार कर रहे थे, दूसरी ओर से आकाश गंगाओं के खलीफा, और तीसरी ओर से किर्गी। नतीजतन विकृत का मानस रूप परमाणु के शक्तियों का तीन तरफा प्रयोग करने पर मजबूर था। मेरा सारा ध्यान इन तीन तरफा वारों में बचाव पर केंद्रित है। परमाणु के मस्तिष्क और उसमें सुप्त मानस रूप पर से मेरा दबाव कमजोर पड़ रहा है। परमाणु का मानस रूप जागृत हो रहा था। विकृत ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। और विकृत के लिए एक जंग परमाणु के शरीर के भीतर भी शुरू हो रही थी, एक घमासान मानसिक जंग। तेरा शरीर अब मेरा हो चुका है कड़ाद वंशज। यह मेरी गलती थी कि मैंने तेरे मानस को तभी खत्म नहीं कर दिया जब तू मूर्छित था। तू तो पाकिस्तान बन गया,
अपने बाप का माल समझकर भीतर घुसा चला गया। तुझे भाषा भी वही समझ में आएगी, कुत्तों की तरह खदेड़ कर निकालना होगा तुझे। मैंने ब्रह्मांड रक्षकों के साथ मिलकर जानबूझकर विकृत के लिए यह बात स्थापित की कि परमाणु को खत्म कर देने का झांसा देकर हम उसे उलझाएंगे और मैं मूर्छित परमाणु को मानसिक रूप से संपर्क साधकर उसे होश में लाने की कोशिश करूंगा, जबकि सच यह है कि मैं चाहकर भी परमाणु के मूर्छित मानस रूप को नहीं जगा सकता था। लेकिन विकृत मेरी इस चाल में फंस गया और उसने परमाणु की सभी शक्तियां एक साथ झोंक दी। इन अत्याधिक शक्तियों का संचालित करने से विकृत के मानस रूप का काफी बड़ा हिस्सा व्यय हो गया, जिससे उसका परमाणु के मानस पर कंट्रोल छिड़ हो गया। मैं जानता था कि परमाणु की यह मौका कभी नहीं गवाएगा। ध्रुव के नेतृत्व में ब्रह्मांड के सबसे विध्वंसक शक्ति बने हुए विकृत विरुद्ध ब्रह्मांड रक्षकों की जंग वृहद से वृहत्तम हो रही थी। वानरों की पूरी सेना मिलकर भी एक सिंह को विचलित तो कर सकती है, किंतु परास्त नहीं। सतयुग में वानरों की सेना के बारे में ऐसे ही गलतफहमी तेरे असुर पूर्वज रावण को भी थी। धैर्य रख, तेरा हश्र भी वही होगा जो रावण का हुआ था। एक बार तुझे खत्म कर दूं, उसके बाद ब्रह्मांड रक्षक भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। परमाणु कोई रैपर में लिपटा लॉलीपॉप नहीं है जिसे तू खा के खत्म कर देगा। यह शरीर मेरा है, इस शरीर की तरह यह ब्रह्मांड भी मेरा है, जिस पर तू अपना अधिकार जमाने उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कोशिश करना तुम मानवों का काम है। असुर सम्राट विकृत कोशिश नहीं करता, सफलता प्राप्त करता है। इस बार नहीं विकृत, इस बार नहीं। परमाणु अपना महाकाय रूप त्याग रहा है, यानी ध्रुव का आइडिया सफल हुआ। परमाणु विकृत पर काबू पा रहा है। अभी आइडिया पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। विकृत अभी भी परमाणु के शरीर में है और ब्रह्मकण ऊर्जा भी। परमाणु को और इस ब्रह्मांड को बचाना है तो विकृत और ब्रह्मकण ऊर्जा दोनों को ही परमाणु के शरीर से बाहर निकालना होगा। यही सबसे सही समय है। अगर हम यह मौका चूक गए तो शायद हम परमाणु और ब्रह्मांड दोनों को ही बचाने में विफल हो जाएंगे। अब सब कुछ उस पर ही निर्भर करता है। नागराज, उसे अब तक तो यहाँ आ जाना चाहिए था। धैर्य रखो ध्रुव, वह आएगा। जब मौत भी उसे नहीं रोक पाई तो कोई और क्या रोकेगा। आ गया एंथोनी। यह जंगली बिल्ली मेरी उम्मीद से अधिक जंगली थी ध्रुव, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। उम्मीद है अब भी देरी नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं, तुम एकदम सही समय पर आए हो एंथोनी। ध्रुव, तो यह सब तेरा किया धरा है। मैंने तुझे अदना सा लड़का समझकर गलती कर दी। ध्रुव को कमाका क्लब का सदस्य बनने की बधाई। अब यह चूहे बिल्ली का खेल खत्म करते हैं। तुम्हारी वह स्पेशल कोलाइडर मशीन कहाँ है जिससे तुमने वह सारा बखेड़ा खड़ा किया हुआ है? इस कमबख्त मुर्दे और उस टीन के डिब्बे ने मुझे उस तक पहुंचने नहीं दिया। प्रोबोट और जेकब उसे लेकर पहुंच ही रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इसकी जिम्मेदार कारा है ध्रुव? हाँ, एक तरह से। इसने ही यह खास कोलाइडर मशीन बनाई है। इसके अलावा कोई और इसे बना भी नहीं सकता था। आखिरकार यह भी एक ब्रह्म सृजक है। ब्रह्म सृजक? इस ब्रह्म सृजक के बारे में इसके ही दो साथी बताएंगे, जॉर्ड और टेरेज। जॉर्ड ब्रह्म पालक और टेरेज ब्रह्म नाशक। तुम दोनों, यकीन मानो हम भी तुम्हें देखकर उतने ही हैरान हुए जितने कि तुम। इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना, इस ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक जीवन का रूप, चाहे वह एक छोटी कोशिका हो या फिर कोई महाशक्ति, सभी में ब्रह्मकण ऊर्जा विद्यमान है। ब्रह्मकण ऊर्जा यानी स्वयं ब्रह्मांड के सृजनकर्ता प्रजापति ब्रह्म की जीवन ऊर्जा। ब्रह्मा यानी इस ब्रह्मांड, इस संसार के सृजनकर्ता। विष्णु यानी ब्रह्मांड के पालनकर्ता। और महादेव ब्रह्मांड के संहारकर्ता। त्रिदेव की शक्तियां ही इस ब्रह्मांड का मूल आधार हैं, जिन पर ब्रह्मांड का अस्तित्व टिका है। महादेव और भगवान विष्णु के अनुग्रह पर ब्रह्मा जी ने इस वृहद ब्रह्मांड के संचालन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विशेष शक्तियों का निर्माण किया, जिनका कार्य ब्रह्मांड का संतुलन सुनिश्चित करना, जैसे युगम और काल मूर्तियों का सृजन समय के संतुलन को बनाए रखने के लिए हुआ, उसी तरह ब्रह्मा जी ने ब्रह्मकण ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने के लिए उसके ब्रह्मांड में समुचित वितरण के लिए दिव्य पुरुषों का सृजन किया। ब्रह्मांड में ब्रह्मकण ऊर्जा की शक्ति को वितरित, संतुलित और संचालित करने के लिए ही दिव्य पुरुषों ने हमारा सृजन किया। कारा ब्रह्म सृजक थी, जो इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले प्रत्येक सूक्ष्म अथवा स्थूल प्राणी में ब्रह्मा जी के ब्रह्मकण ऊर्जा का संचार निर्धारित करती थी। मैं और जॉर्ड
उस ब्रह्मकण ऊर्जा की मात्रा को संतुलित रखने का दायित्व निभाते थे। अपने संचालन स्थल में हम पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मकण ऊर्जा के संतुलन को मॉनिटर करते थे। ब्रह्मांड के अधिकतर सभ्यताएं या तो ब्रह्मकण ऊर्जा की शक्ति और उसके अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं, या फिर उनके पास वे संसाधन नहीं हैं जिनसे वे इस शक्ति को अपने अधीन कर सकें। फिर भी यदि किसी भी उन्नत सभ्यता ने कभी ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करके ब्रह्मकण ऊर्जा की शक्ति का दुरुपयोग करने की चेष्टा की, तो ब्रह्म संहारक उन सभ्यताओं के क्रम विकास चक्र को फिर उस दिशा में ले आता है जहां वे इस योग्य ना हो कि ब्रह्मकण ऊर्जा की शक्तियों का प्रयोग कर सकें। पर इस काम के लिए तुम लोगों की नियुक्ति क्यों? त्रिदेव के लिए अपने ही ब्रह्मकण ऊर्जा को अपने ही निर्मित सृष्टि के प्राणियों में नियंत्रित करना कोई बड़ा काम नहीं है। तुम अकेले ही पृथ्वी पर आने वाले हर संकट का सामना कर सकते हो नागराज। फिर अन्य ब्रह्मांड रक्षक क्यों? पुलिस और मिलिट्री क्यों? संसार में हर शक्ति को अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह करना होता है, और हम तीनों का दायित्व था ब्रह्मकण ऊर्जा का ब्रह्मांड में सुचारू रूप से संतुलन कायम रखना। यह सारी गड़बड़ तब शुरू हुई जब ब्रह्म सृजक कारा के हृदय में शक्ति लोभ घर कर गया। क्योंकि कारा ब्रह्म सृजक थी, इसलिए संसार में किसी भी वस्तु में ब्रह्मकण ऊर्जा की मात्रा निर्धारण पर नियंत्रण रखना उसका काम था। ब्रह्मकण ऊर्जा, इसमें तो असीम शक्ति है, स्वयं त्रिदेव की असीम शक्ति, और यह शक्ति मेरी हो सकती है। मैं एक ऐसे यंत्र का सृजन करूंगी जो ब्रह्मकण ऊर्जा की असीम शक्ति की कुटकुंजी ज्ञात कर उसे डिकोड करे और उसे इस योग्य बनाए कि मैं उसका वहन कर सकूं। परंतु कारा भूल गई कि दिव्य परिषद की नजरों से कुछ भी नहीं छिप सकता। दिव्य परिषद ने कारा को चेतावनी दी, परंतु उस चेतावनी से संभलने के बजाय अपने आविष्कारों के साथ कारा ने भागने का मार्ग चुना। दिव्य परिषद, एक बार मेरा यह कोलाइडर यंत्र सफल हो जाए, फिर कारा अपने ब्रह्मकण ऊर्जा शक्ति से इन बुड्ढों को खुद ही खत्म करेगी। तुमने ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन किया है कारा, आत्मसमर्पण कर दो। हम तुम्हें बंधक बनाकर दिव्य परिषद के सम्मुख ले जाएंगे, फिर तुम्हारा फैसला दिव्य परिषद ही करेगी। कारा कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगी कीड़ों। ब्रह्मकण शक्ति प्राप्त होते ही तुम सबको खत्म कर दूंगी मैं। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मजबूरन हमें तुम्हें खत्म करना होगा। उसे खत्म करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हम यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि हमने कारा को खत्म कर दिया है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि कारा उस ब्लास्ट के बाद भी जिंदा कैसे बच गई? नहीं बची, कारा मर चुकी है। तो फिर यह कौन है? कृतिका, प्रोफेसर एब्रिथ विकराल की सहयोगी। कृतिका? पर यह कारा कैसे बन गई? उस ब्रेसलेट की वजह से जो उसके हाथ में है। कारा ने मरने से पहले अपने पूरी स्मृति, अपने संपूर्ण ज्ञान अपने द्वारा इजाद किए हुए इस ब्रेसलेट में भर दिया। जॉर्डो टेरेस ने कारा को तो खत्म कर दिया, लेकिन इस ब्रेसलेट के बारे में ये दोनों कुछ भी नहीं जानते थे। जिस समय इन दोनों ने कारा का स्पेसक्राफ्ट ध्वस्त किया, कारा पृथ्वी के परिधि में काफी निकट थी। ब्लास्ट के बाद शायद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से यह ब्रेसलेट धरती की ओर खिंच गया। यह किस्मत का अजीब इत्तेफाक ही था कि यह ब्रेसलेट प्रोफेसर कृतिका के हाथ लग गया। कृतिका शुरू में इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट मात्र समझ रही थी, लेकिन इस ब्रेसलेट में बंद कारा के दिमाग को अपनी योजना क्रियान्वित करने का एक नया जरिया मिल गया था। कारा की स्मृति कृतिका के दिमाग में काम करने लगी। एब्रिथ विकराल भले ही अपने विकृताल होने के सच से अनजान थे, लेकिन कारा की मेमोरी यह बात जान चुकी थी। एब्रिथ विकराल यह सोचते थे कि ब्रह्मकण ऊर्जा की शक्ति का प्रयोग करने वाली कोलाइडर मशीन पूर्णतः उनकी इजाद थी, पर सच यह है कि कारा की मेमोरी कृतिका के सबकॉन्शियस को गाइड कर रही थी। कृतिका खुद भी नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है। कारा की मेमोरी ने कृतिका से प्रोफेसर एब्रिथ विकराल की कोलाइडर मशीन में जरूरी बदलाव करवाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोलाइडर मशीन ब्रह्मकण ऊर्जा को एक्सट्रैक्ट करने योग्य हो गई। कारा बिना कृतिका या किसी भी पृथ्वीवासी के नजर में आए इस शक्ति का प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए मुश्किलें तब शुरू हो गई जब सीथ्रू ब्रह्मकण ऊर्जा चुराने लगा। इससे पहले कि कारा सीथ्रू का कुछ कर पाती, एब्रिथ विकराल ने नागराज को बुला लिया। तब कारा ने एक बहुत ही सोची समझी चाल चली। हम समझते रहे कि मेरे कोड्स को डिकोड करने से कुटकुंजी टूट गई। नागराज की इच्छाधारी शक्ति के कारण ब्रह्मकण ऊर्जा अनियंत्रित हो गई, लेकिन वास्तव में कारा ने नागराज और सीथ्रू की लड़ाई का फायदा उठाते हुए कोलाइडर मशीन का एक्सेलरेशन बढ़ाया। नतीजतन कॉस्मिक इम्बैलेंस उत्पन्न हो गया और पूरे ब्रह्मांड में ट्रांसफ्यूजन शुरू हो गया। अब सभी समीकरण स्पष्ट हो चुके हैं। प्रोबॉट और जैकब कोलाइडर मशीन ले आए, यानी प्रोबॉट ने मशीन की सेटिंग्स रिवर्स कर दी है। कारा की सेटिंग समझने में मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब यह कोलाइडर मशीन पार्टिकल एक्सेलरेशन प्रोसेस को रिवर्स करने के लायक बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना कारा, तुम यह लड़ाई हार चुकी हो। जानती हूँ ध्रुव, अपनी हार मैं स्वीकार करती हूँ और मेरी हार ही मेरा अंत है। नहीं कारा रुको, कृतिका अपने मानव रूप में वापस आ रही है।
कारा ने खुद ही अपनी स्मृतियों को खत्म कर दिया। समय आ गया है कि जो गलत हुआ उसे पुनः स्थापित किया जाए। परमाणु विकृत को अपने शरीर में कैद किए हुए कोलाइडर मशीन में समा गया। दिव्यकाल परमाणु के शरीर से अलग हो रहा था और उनके पास पहुंच रहा था जिनकी वह अमानत था। कोलाइडर मशीन में परमाणु के विखंडित हुए कण एक बार फिर जुड़ रहे थे। वंडरमैन परमाणु वापस आ चुका था। लेकिन विकृत का क्या हुआ? उसका शरीर पहले ही खत्म हो चुका था। दिव्यकाल के मेरे शरीर से अलग होते ही उसका मानस रूप अशक्त हो गया। मेरे आणविक रूप में आते ही विकृत मेरे शरीर से अलग हो गया। बिना किसी शरीर के उसका मानस रूप उसके अस्तित्व को बचा नहीं सकता था। कोलाइडर मशीन के एक्सेलरेशन प्रोसेस ने विकृत के मानस रूप को विखंडित कर दिया। ब्रह्मांड में पुनः ब्रह्मांड संहिता लागू हो चुकी थी। असुरों, देवों सहित सभी ग्रहवासियों को पूर्ण युद्ध विराम करके अपने अपने ग्रहों पर वापस लौटने का आदेश दिव्य परिषद ने दे दिया। इस बार किसी भी जाति ने आदेश का उल्लंघन करने की चेष्टा नहीं की। अब समय था ब्रह्मांड रक्षकों का दिव्य परिषद से विदा लेने का। तुमने सिद्ध कर दिया ध्रुव कि देवताओं और स्वयं भगवान को भी समय समय पर मानव रूप में जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मानव से तीक्ष्ण बुद्धि ब्रह्मांड में दूसरी कोई नहीं, परंतु इस बुद्धि का गलत प्रयोग पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल सकता है। उम्मीद है आगे तुम लोग इस बात का ध्यान रखोगे। ब्रह्मांड रक्षकों के रहते ऐसी स्थिति अब दोबारा उत्पन्न नहीं होगी, यह मेरा आश्वासन है। ब्रह्मांड के नियम आश्वासन पर नहीं चलते ध्रुव। इस ब्रह्मांड में जब भी नियम भंग होगा तो पतन निश्चित होगा। उस पतन से कैसे बचोगे इस पर मंथन करो। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। फिलहाल अब तुम सभी को अपने ग्रह पर लौटने का समय हो गया है। जल्द ही। मुझे ऐसा लगा जैसे दिव्य परिषद हमें किसी खतरे के लिए आगाह कर रही थी। मैंने भी उनकी बातों में चेतावनी का पुट महसूस किया। जो भी है, समय आने पर पता चल जाएगा। पृथ्वी पर ब्रह्मांड रक्षकों का स्वागत वैसे ही हुआ जैसा ब्रह्मांड को बचाने वाले महानायकों का होना चाहिए। अंततः इस पूरे प्रकरण का एक सुखद अंत हो गया था। पर क्या यह वाकई अंत था? परमाणु, क्या हो रहा है तुम्हें? पता नहीं। अपने अब्रेजन ऑर्बिट में मुझे तीव्र दबाव महसूस हो रहा है, जैसे ट्रांसफ्यूजन के समय हुआ था। कोलाइडर मशीन ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया शुरू कर रही है, लेकिन यह कैसे संभव है? प्रक्रिया बिना ब्रह्मकण के अपने आप कैसे शुरू हो सकती है? ब्रह्मकण तो हम दिव्य परिषद को सौंप चुके हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है, ब्रह्मकण ऊर्जा ने परमाणु की आणविक संरचना बदल दी है। हम ब्रह्मकण की शक्तियों को पूरी तरह नहीं जानते। कोलाइडर मशीन में एक्सेलरेशन प्रोसेस के दौरान ब्रह्मकण परमाणु के शरीर से अलग तो हो गया, लेकिन आणविक संरचना बदलने के कारण परमाणु अब ब्रह्मकण ऊर्जा का स्रोत बन गया है। इसका मतलब एक बार फिर ट्रांसफ्यूजन होना तय है। फिर से ब्रह्मांड संहिता को उल्लंघन होगा। सिर्फ एक बार नहीं ध्रुव, परमाणु के जीवित रहते हम ट्रांसफ्यूजन को चाहे कितनी बार भी रिवर्स करें, वह दोबारा घटित होगा। मतलब पूरा यूनिवर्स एक कॉस्मिक इम्बैलेंस चक्र में फंस कर रह जाएगा। अगर हम कोलाइडर मशीन को नष्ट कर दें तो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमाणु अपने आप में एक रिएक्टर बन चुका है जो कि सूर्य की किरणों से चार्ज हो रहा है और किसी भी पल फट जाएगा। हम यानी मौत निश्चित है, तो पूरे ब्रह्मांड की मौत मैं अकेले ही मर लेता हूँ। नहीं परमाणु, रुक जाओ। इस समस्या का कोई हल जरूर होगा। हल चलाने का टाइम गया यारों। अपना खेत तो कॉस्मिक चिड़िया चुग गई है। निश्चित मौत को भी मुस्कुराकर मुंह चिढ़ाने की शक्ति संसार में सिर्फ एक ही इंसान के पास थी। शायद इसलिए लोग उसे वंडरमैन कहते थे। कोई सीना को बता देना यारों कि मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम कर लेगी। नाम ने उसे ही बनाया है। शट अप परमाणु। अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा ले स्टील। दिल्ली की छत में छेद हो गया है। आज पहली बार नागराज के बिजली की गति को भी मात देने वाली नागराज को मात मिली थी। ट्रांसमिट। परमाणु रुक जा, नहीं कर। आज ब्रह्मांड रक्षक जीत कर भी हार चुके थे। ब्रह्मांड रक्षक समूह का सबसे जीवंत नायक अपने कर्तव्य को जीत कर जीवन हार गया था। मुझे माफ करना सीना। इस जन्म में अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ। अगले जन्म में अपने प्यार का वादा जरूर। दाम। उस भीषण विस्फोट के चकाचौंध ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के सुदूर कोनों तक पहुंची। ब्रह्मांड रक्षक तक भी, और उन तक भी जो वहां होकर भी नहीं थे। समय आ गया है, तुम तैयार हो देवी? इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में उस एक दिव्य कण का ढूंढना असंभव है तिलस्मदेव। फिर भी हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, आखिरी रक्षक सीरीज यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।